मोबाइल पर यह खबर एक सोर्स से मेरे पास आई है कि 3800 मतों की लीड वहां पर हो गई। जी लेकिन सर कंफर्मेशन नहीं सर, मैं आती हूँ आपके पास। एमपी कांग्रेस में तो जश्न शुरू हो गया है, वो भी आपको बता देते हैं, बड़ी खबर। कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे का मुंह मीठा करवाने में जुट गए हैं। एमपी कांग्रेस में जश्न शुरू हुआ है, अभी वक्त है परिणाम आने में, लेकिन कांग्रेस ऐसा लग रहा है पूरी तरह से आश्वस्त है कि हम ये सीट जीतने वाले हैं। पीसीसी दफ्तर में मिठाइयां बंटने लगी है, मुंह मीठा करवाने लगे हैं। और दूसरी तरफ जैसा कि शरद जी भी कह रहे हैं कि 3800 वोट की लीड हो सकती है, हालांकि वो पूरी तरह से पुष्ट अभी होनी बाकी है। सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। सूरज, इंतजार नहीं करना चाहिए कार्यकर्ताओं को? बहुत जल्दबाजी नहीं, अभी तो समय है। से माना जा रहा है कि कांग्रेस उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, तो मिठाई प्रसाद खिलाना एक दूसरे को शुरू भी कर दिया है, क्योंकि ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है। सर, अभी जो अपडेट आ रहा है 3800 का है, बहुत जल्द लग रहा है कि मुंह मीठा करा रहे हो आप? अगर चुनाव का नॉलेज नहीं होता तो मीठा ना खिलाते। जिन इलाकों में बीजेपी हार रही है वो उनके गढ़ कहलाते थे। पिछले चुनाव में जो बड़ौनी इलाका है उसमें नरोत्तम मिश्रा जब चुनाव हारे थे तब उस क्षेत्र से जीते थे। जब वहां कांग्रेस की लीड है तो अब तो देखा नहीं आपने, छठवें राउंड मैंने पहले कहा था आपसे, छठवें राउंड में ये 1700 की हो गई, अब लगभग 4000 की हो गई। ये 15000 के आसपास जाएगी, 10,000 से ऊपर की लीड रहेगी। देखिए उत्साह बढ़ रहा है और हाथों में लड्डू है, दोनों हाथों में लड्डू के डिब्बे हैं, क्योंकि जिस तरीके से चौथा, छठवां, सातवां राउंड चल रहा है, 3800 वोट जो माना जा रहा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी आगे हैं। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि बीजेपी का भी एक मंजर दिखाएं। वहां भी मनोज लगातार मौजूद है, वहां पर क्या इस समय एनालिसिस है? यहाँ तो जीत का जश्न शुरू हो गया, तो टीम से हम देखेंगे। सूरज, काफी पहले इस बार जो है जिसे कहते हैं कि टॉस होने के बाद ही घोषणा कर दी है कांग्रेस ने कि हम जीतने वाले हैं। एक बार फिर मंजर दिखा दीजिए, काफी सारे युवा चेहरे भी हैं पीछे। जी देखिए, बिल्कुल जो आप तस्वीरों देखिए, हाथ में मिठाई के डिब्बे हैं और एक दूसरे को मिठाई भी खिलाया जा रहा है। और ये पहला मौका है जब जिस तरीके से जो अलग अलग बूथ में कांग्रेस आगे बढ़ रही है, वहां पर माना जा रहा है कि कांग्रेस के नेता बाकायदा जो बूथ प्रभारी है उनको फोन करके बधाई दे रहे हैं कि आपने अच्छा काम किया है, आपका अप्रिसिएशन आपको दिया जा रहा है कि जिस तरीके से बूथ की जिम्मेदारी दी थी उस बूथ पर आप जीते हैं। तो ये कांग्रेस इस बार अलग कैलकुलेटिव, बहुत माइक्रो मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ी है। जैसे हमने देखा था विजयपुर जो श्योपुर चुनाव हुआ था, उसमें भी कांग्रेस ने इसी माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए चुनाव जीता था। और अब जिस तरीके से दतिया चुनाव हो रहा है, तमाम, अभी हम कुछ देर पहले तस्वीर दिखाई थी, हर एक कार्यकर्ता को फोन करके पूछा जा रहा है, यदि उसके बूथ से जीते हैं तो उसको बधाई दी जा रही है। तो ये एक मैकेनिज्म कांग्रेस ने तैयार किया है। शायद इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि संगठन सर्जन 2026 पूरा घोषित किया, राहुल गांधी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हर एक कार्यक्रम, हर एक फीडबैक जो है वो दिल्ली तक पहुंच रहा है। तो जिस बूथ पे कार्यकर्ता जीत रहा है, बूथ प्रभारी के योगदान के कारण जीत रहा है, उसको आश्वासन दिया जा रहा है, उसको संतावना दी जा रही है, उसको बधाई भी दी जा रही है। तो कांग्रेस कार्यालय में भी जो मिठाइयों का दौर है वो अब बंटना शुरू हो गया है, लेकिन परिणाम अभी आना बाकी है। और देखिए सूरज, ठीक है, कांग्रेस अभी मिठाइयां बांटना शुरू कर चुकी है, लेकिन ये जो चुनाव है, ये जो परीक्षा है, वो जीतू पटवारी के लिए भी है, कांग्रेस के संगठन के लिए भी उतनी ही बड़ी है, जिसे सृजन करने की बात लगातार जीतू पटवारी कहते रहे। दतिया में उन्होंने अपने युवाओं को उतार दिया, 40-40 लोगों की टीम को उतार दिया, तो चुनाव उसका भी है। बने रहिएगा, आपसे एक बार फिर से हम बात करेंगे, लेकिन मनोज जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोज जी, अपडेट दीजिएगा और ये भी बताइए, क्योंकि कांग्रेस तो जश्न मनाना शुरू कर चुकी है। देखिए, मुझे लग रहा है कि जश्न मनाना तो दिखेगा, लेकिन मैं जश्न नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। तस्वीरें इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ कि मेरा लाइव काम नहीं कर रहा है, पर जो दिखाई दे रहा है चेहरे की भाव वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस ने अच्छी बढ़त ले ली है। और 3800 की बढ़त 7वें राउंड में लेना, आपसे याद होगा जया, थोड़ी देर पहले जब मैं बात कर रहा था, जब 1800 से बढ़त हुई थी, तो मैंने कहा था कि ये शहरी क्षेत्र की वो है मतगणना, और शहरी क्षेत्र में कांग्रेस और ज्यादा बढ़त लेगी, क्योंकि जमीन पर जो चीजें दिखाई दे रही थी और उसका असर देखिए, कुल मिलाकर 3800 की बढ़त हो गई है। तो अब शहरी क्षेत्र में अभी 3 राउंड और चलने वाले हैं। अब वहां से किस तरह की स्थितियां बनती है, उसके बाद फिर ग्रामीण की तरफ जाएंगे, बरौनी और बाकी चीजें, तो वहां से थोड़ी सी चीजें अलग दिखाई देगी। लेकिन कांग्रेस ने एक अच्छी बढ़त जिसको कहते हैं वो ले ली है, और भारतीय जनता पार्टी में अभी सन्नाटा जैसा दिखाई दे। ये इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग। यानी ये चुनाव रुझानों की दृष्टि से कांग्रेस के उत्साह का, भी मैं रुझान ही कह रहा हूं भाई साहब, अभी मैं कोई न, लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी कार्यालय में अगर चुप्पी है तो कुछ पढ़ लिया गया है बिटवीन दी लाइन। दिनेश जी, आपका कमेंट। जी बिल्कुल, वो हम कह रहे थे जैसे एक राउंड में 1800 हुए, फिर दूसरे में 3800 हो गए, तो मतलब सीधे डबल पे पहुंच गए। अगर इतनी लीड लगातार जा रही है तो संकेत तो मिल गए।
इस चुनाव में अगर आप देखें तो अब आपको इसमें 2-3 पॉइंट और हैं शरद जी जो काम किए हैं मुझे लगता है चुनाव में। जैसे इस बार महिलाएं कम निकली हैं पिछले चुनाव की तुलना में। पिछली बार 5.5% महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में ज़्यादा वोट दिए थे, इस बार 1.5% पुरुषों की तुलना में कम दिए हैं, जबकि महिला वोटर भी भाजपा का परफेक्ट वोटर है। और महिलाओं की जो लाडली बहना योजना है, भाजपा ने तो राशि बढ़ा दी है सरकार ने आके, मोहन यादव जी ने, तो महिलाएं भी कम निकली हैं, तो महिलाओं का भी नुकसान मुझे हुआ है। अब ये लग रहा है कि जो दिल्ली का आंदोलन, जो जैन जी का आंदोलन था, मुझे लगता है इसने देश भर में असर किया, चाहे वो बिहार की सीट हो, चाहे वो दतिया की सीट हो, और गुजरात चूंकि अब वो तो गढ़ है भाजपा का, वहाँ कितना असर पड़ा कितना नहीं पड़ा, मुझे लगता है वो असर भी पड़ा। अब एक और महाराज हैं वहाँ, भाजपा ने पूरी कोशिश की थी दतिया में, दतिया के महाराज गोविंद सिंह जूदेव हैं, तो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, भावुक अपील की। अब तो उन्होंने बाल मुड़ाने की घोषणा कर दी थी कि अगर जो है भाजपा हार गई तो मैं बाल मुड़वा लूंगा। अब ऐसी तक मतलब राजघराने में भी भाजपा ने ऐसा नहीं है कि सेंध नहीं लगाई, वहाँ भी 2 पक्ष हो गए थे, और एक पक्ष पूरी तरह से घनश्याम सिंह को फरेबी, झूठा और जाने क्या कह के आरोप लगा रहे थे। इसके बाद भी घनश्याम सिंह जीत रहे हैं, तो मतलब कई समीकरण, कई चीजें हैं जिसकी वजह है बढ़त। दिनेश जी, अब चुनाव की बात करें तो अब अगर हम माने, अभी हम मान ही रहे हैं, अभी मैं नहीं कह रहा कि ये रुझान सेटल डाउन हो गए हैं और अब इट इज़ बिकमिंग अ ऑल सेट की कांग्रेस जो है वो जीत की राह पर है, लेकिन क्या अब ये बात करना लाजिमी है कि व्हाट वेंट रॉन्ग? अगर बीजेपी की रणनीति की हम बात करें तो क्या त्रुटि आपको लगती है कि, हाँ मैं आऊँगा डॉक्टर साहब, इसके पहले एक कमेंट एक्सपर्ट का हो जाए फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी जी, देखिए बीजेपी को जो टिकट के समय से ही इस बात का आभास तो हो गया था कि गड़बड़ हो गई। अब ये फीडबैक कहाँ से गया, किसने दिया कि नरोत्तम जी का टिकट कहा गया, ये दिल्ली का निर्णय था, यहाँ से सिंगल पैनल पे एक ही नाम था, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। जी, बाद में फिर वहाँ से आया, फिर पैनल गया, फिर जो है नरोत्तम जी का आशुतोष का हुआ, ये हुआ। कैसे गया फीडबैक? नहीं गया। और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि नरोत्तम जी होते तो जीत ही जाते भाई, ये तो एक संभावना है कि उनकी तैयारी थी, वो मेहनत कर रहे थे, तो ज्यादा अच्छे कैंडिडेट थे, और वो होते तो जीत ही जाते, ये भी नहीं सकते। ये तो बात की बात है, संभावना की बात है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसी वहाँ समस्या आई थी, जैसा वहाँ विरोध हुआ था, जैसे वहाँ असंतोष था, तो भाजपा नेता को भले मैनेज कर लिया, भाजपा ने कुछ नेताओं को भले मैनेज कर लिया, लेकिन मुझे लगता है कि जो टोटल नाराजगी थी उसको कवर नहीं कर पाई। जैसा सरकार को, मंत्रियों को, सबको एक एक पॉकेट देखना चाहिए, जैसे वैसे तो लगा दी, जैसे आप चुनाव लड़ते हो, भाजपा के पास टीम है, आपने लगा दी है, इस गांव में चले जाओ, उस बूथ में चलाओ, इस सेक्टर में चलाओ, इस मंडल में चले जाओ, वो व्यवस्थाएं तो करी भाजपा ने। लेकिन कौन कौन से लोग हैं जिनकी नाराजगी की वजह से पार्टी को नुकसान हो सकता है, इनको ज़्यादा ढंग से मनाना जरूरी है। मुझे लगता है वो काम भाजपा नहीं कर पाई, इसका नुकसान हुआ। लेकिन सर हितेश जी, आप अपनी बात रखिएगा जो आप कहना चाहते थे, लेकिन सवाल तो फिर अगर बीजेपी हारती है तो नरोत्तम मिश्रा जी के ऊपर भी खड़े होंगे। मतलब बात ये हो जाएगी ना कि नरोत्तम मिश्रा जी को आप मंच पर लाए, लेकिन फिर भी वो जीत नहीं दिला सके। नहीं, वो तो स्वाभाविक है। हाँ, स्वाभाविक है जी। हितेश जी, देखिए, मुझे भी 2003 से हम चुनाव प्रबंधन में काम कर रहे हैं, तो हार का और जीत का सबका विश्लेषण आप लोगों के साथ भी बैठ के करते हैं। टीवी पे बोलना एक अलग बात होती है, जब हम बोलते हैं तो हम बहुत सारी पोस्चरिंग करते हैं। जब मार्जिन बढ़ता है तो पोस्चरिंग तय होती है, जब घटता है तो तय होती है। लेकिन मैं इसको बहुत ईमानदारी से एनालिसिस सोचने की दृष्टि से यदि मैं देखूं, तो मेरा अभी भी बहुत स्पष्ट मानना है कि जो पिछले चुनाव में जो विषय थे, 2023 की हम यदि बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि वो विषय वहाँ की कोई डिमांड को लेकर तो थे नहीं थे कि यहाँ पर हमको ये ब्रिज चाहिए या हमको रोड चाहिए या मेडिकल कॉलेज चाहिए, तो स्वाभाविक है कि वहाँ की लोकल केमिस्ट्री थी, और जो बहुतायत हमें ऐसा लगता है कास्ट बेस भी रही होगी। और होने में देखिए गुड और बैड कुछ नहीं होता राजनीति में, तो मैं उसको रही है। हमें ऐसा लगता है कि वो केमिस्ट्री अभी भी प्रिवेलेंट है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा उसका रेमिडिफिकेशन नहीं हो पाया है। तो दतिया पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी को उस दृष्टि से और समझने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से हमको ये जो मार्जिन दिखाई दे रहा है आज, इसको देखकर मेरा व्यक्तिगत मानना ये है, क्योंकि मैं दिनेश जी की बात से सहमत हूँ कि यह प्रत्याशी केंद्रित उतना नहीं लगता जितना कि वहाँ की, फिर रिपीट कर रहा हूँ, कि जो लोकल पॉलिटिकल केमिस्ट्री है
विषयों की जो बहुत चलित राजनीति की होती है, मुझे ऐसा लगता है उस पर और काम करने की, समझने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ों का समाधान नहीं भी होता है, ज़रूरी नहीं कि हर सीट पे हमारे पास समाधान ही हो, लेकिन अभी भी हमारे पास वक्त है। लेकिन दो साल का समीक्षा सर दो मुद्दों पे भी हो जाएगी दोनों बाई इलेक्शंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट। गुजरात में जरूर बीजेपी आगे है, बांकीपुर से भी प्रशांत किशोर लीड बनाए हुए हैं और मध्य प्रदेश के दतिया से भी 3 ही विधानसभा उपचुनाव का ये उपचुनाव का मंजर है और इन तीनों में 2 में, एक में कांग्रेस में और एक में प्रशांत जो है प्रशांत किशोर वो बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और अब ऐसा लग रहा है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस एक ऐसी बढ़त ले रही, क्योंकि ये खबर लगभग पुष्ट हो गई है कि 3800 से कुछ अधिक मतों से 7वें राउंड के बाद दतिया की अगर हम बात करें तो घनश्याम सिंह अपनी बढ़त बनाए हुए हैं और साहब अब ये पीछे आएगी इसमें संदेह कम लग रहा है। तो डॉक्टर साहब आप कुछ ऐड करें? मैं ये कहना, आधे राउंड की चूंकि काउंटिंग हो चुकी है तो आधे राउंड की काउंटिंग को देखकर और जो आप सन्नाटे की बात कर रहे हैं, सर आपके स्टूडियो में सन्नाटा नहीं, हम लोग निराश नहीं होते, हम तो बैठे हैं आपके कहा क्या किसी ने भाजपा तो सर मतलब हम लोग ऐसे नहीं है, न हार में न जीत में। सन्नाटा कहा आपने, चुप्पी। एग्जैक्टली। तो मेरा बस निवेदन यही है कि हम एनालिसिस करते हैं और स्वाभाविक है, देखिए जिस दल का 3800 मार्जिन हो जाता है वहाँ तो मिठाई के डब्बे खुलने ही है ना शरद जी, उसमें कोई बुराई थोड़ा ना है। और जहाँ पर भाई हमने भी पूरे मनोयोग से चुनाव लड़ा है तो नेचुरली हम 3800 से यदि पीछे हैं तो स्वाभाविक है कि हम थोड़ा ना मिठाई किसी को खिलाते हैं। जया एक अपडेट दे दीजिए, सारे बाकी उपचुनाव 3 ही तो हैं, एक अपडेट दे दीजिए ब्रेकिंग के जरिए। जल्दी से बता देते, एक नजर डाल लीजिए 3 राज्यों में जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं उसकी काउंटिंग अभी भी चल रही है, लेकिन जो आया है रुझान एमपी के दतिया में, बार बार हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस के घनश्याम सिंह को बढ़त मिली है। बांकीपुर सीट प्रशांत किशोर को यहां से बढ़त मिली है। जन स्वराज के संस्थापक है प्रशांत किशोर, सम्राट चौधरी है वहां पर मुख्यमंत्री, लेकिन वहां से प्रशांत किशोर को अगर बढ़त मिल रही है तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, विश्लेषण का ये विषय हो जाता है। गुजरात में हालांकि मंजलपुर में बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। बीजेपी के सतीश पटेल यहां से 17,198 वोट से आगे चल रहे हैं। तो ये फिलहाल ताजा अपडेट 3 बाय इलेक्शन का अलग अलग राज्यों की सीटें जो हैं इनका हम आपको बता रहे हैं। तावरे जी, क्लास रिएक्शन आपसे सर, फिर हम क्लोज करेंगे। देखिए ये बहुत बड़ा उपचुनाव है, संदेश देने वाला उपचुनाव है। जो पार्टी ये कहती है कि हम लगातार 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं, पन्ना प्रभारी, बूथ प्रभारी और सारे प्रभारी, उसके बावजूद यदि ये रुझान सामने आ रहे हैं, एक बड़ी लीड सामने आ रही है, तो मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी की चला चली की बेला शुरू हो चुकी है। देखिए चला चली तो दोनों ही चलते रहें, चरेवेती लोकतंत्र के लिए ये अच्छा है। और निश्चित तौर पर ये जो आपने कहा अमित जी, उससे हम सहमत हैं कि 40 साल देश के एक बड़े हिस्से पर केंद्र सहित भारतीय जनता पार्टी प्रयास करती रही और कांग्रेस शासन करती रही, लेकिन बीजेपी ने कठोर परिश्रम किया। कांग्रेस इज रिटेनिंग दिस सीट जी, हम उसको जीत नहीं पाएंगे यदि ऐसे परिणाम रहे तो जी। लेकिन इसमें दतिया में विश्लेषण के अनेक सिरे हैं जो बहुत सारे जाने और अनजाने सवालों को लेकर चलते हैं, क्योंकि आखिर मैं फिर उसी सवाल पर आऊँगा कि नरोत्तम मिश्रा क्या एक सॉफ्ट टारगेट है कि आपने कहा साहब आपको टिकट नहीं मिला तो आपने हरा दिया, आपकी वजह से हार गए? ऐसा नहीं होता है। आप जीतते हैं तो अपनी स्ट्रेंथ पर जीतते हैं, अपनी ताकत पर जीतते हैं। और निश्चित तौर पर जैसा डॉक्टर हितेश वाजपेयी बार बार कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी को ये मालूम था कि ये बीजेपी यहाँ से नहीं जीत रही है, इसीलिए उन्होंने नरोत्तम मिश्रा को हटा लिया कि आप बड़े चेहरे हो, 2 बार की पराजय आपके लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर देगी, इस सीट का जो रिएक्शन सामने आ रहा है वो बहुत तकलीफ देह है, तो बेटर ये है कि हम एक युवा को वहाँ मौजूद करते हैं, वहाँ तैनात करते हैं, जीत जाता है बहुत अच्छा है और नहीं होता है तो ये महत्वपूर्ण बात है। ये भी एक विश्लेषण का चिरा तो हो सकता है त्यागी साहब जी। बिल्कुल हो सकता है। और शरद जी, मुझे तो जैसे अभी एक कांग्रेस में तय हो गया कि मतगणना के पहले घनश्याम सिंह ने कह दिया कि राजन भारती ने काम नहीं किया और पार्टी से निकाला जाए। और आगे देखिए, मुझे लगता है आशुतोष तिवारी अब नरोत्तम मिश्रा की शिकायत करेंगे पार्टी के अंदर। मैं अपनी संभावना बता रहा हूँ, एग्रीड, गलत हो, मैं उसको रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी इसमें दोनों को मैं जानता हूँ। और देखिए आशुतोष तिवारी जी हमारे संगठन मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं।
और नरोत्तम जी बहुत सीजनड हैं दिनेश जी, आप भी जानते हैं। मैं समझ रहा हूं। तो मुझे नहीं लग मैं तो अपनी संभावना आगे नहीं, हो सकता है मैं गलत हूं, पर चूंकि मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, तो मैं अपना एक पक्ष रखना चाहता हूं कि मुझे इस प्रकार की बातचीत का, देखिए क्या होता है, बड़ा आसान होता है जब हम लोग यदि कोई सीट हार जाए तो एक दूसरे पे, ये दिस इज वेरी इजी, जबकि हम जानते हैं कि वो सीट कठिन सीट है दिनेश जी, वहाँ की इलेक्टोरल केमिस्ट्री कठिन है, तभी तो हम 163 में हार गए। आप सोचिए ना इस बात को, तो इतना इजी है, मतलब यदि इसको इसमें समेटा जाए, ये दोनों जानते हैं। आप जगह ठीक है, मैं तो अपनी एक बात कही कि ये भी हो सकता है सर, मैं तो बस यही होगा पत्रकारिता के सिद्धांत के अनुरूप एक आरोप के सामने एक डब्बा लगा। चलिए एक छोटी सी खबर दे देता हूं, मध्य प्रदेश से ताल्लुक नहीं है। घनश्याम तिवाड़ी जी राजस्थान के महत्वपूर्ण सीनियर बीजेपी लीडर और जहां तक मेरी स्मृति है राज्यसभा के सदस्य भी हैं, उन्हें नगरीय निकाय के लिए चुनाव अभियान समिति का घोषणा पत्र कमेटी का हेड बनाया गया। तो भाई साहब संगठनात्मक तैयारी ये पार्टी बीजेपी जो है तमाम चीज़ों को लेकर बढ़ रही है, और तय मानिए कि ये 3 बाई इलेक्शन के बाद बड़ी संगठनात्मक गतिविधियां बीजेपी में आपको देखने के लिए मिलेंगी, और ये बीजेपी के काम का एक हिस्सा है। लेकिन दतिया एक रहस्य है बीजेपी जो छोड़ गई है कि आखिर वहाँ उसने क्या प्रयोग किया है। क्या उसने समझ लिया था कि दतिया का किला दूसरी बार भी जीतना बहुत कठिन है, इसलिए नरोत्तम जी को हटा लिया गया? ये फिर एक कल्पना की बात है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये संजीवनी है, एक अमृत संजीवनी है ये विजय, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल इलेक्शन, और इसके पहले विजयपुर उसके साथ था, बुधनी में आप काफ़ी नीचे लेकर आए मार्जिन हार का, और इसके पहले छिंदवाड़ा का भी जो बाई इलेक्शन था वो भी नज़दीकी था। तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए और ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात है कि दोनों की अच्छी टक्कर की पृष्ठभूमि तैयार हो, बशर्ते कांग्रेस इसको 2028 तक स्प्रिट के साथ आगे ले जाए, क्योंकि बीजेपी के लिए काफ़ी वक्त है अभी अपनी तथाकथित खामियों को देखने का, उनका मूल्यांकन करने का। चुनाव के नतीजे भी काफी दिलचस्प इस बार होने वाले हैं। और अब तक की सबसे बड़ी खबर जो 7वें राउंड के बाद है, 3000 से अधिक मतों से कांग्रेस वहां पर आगे है। तो कांग्रेस को अब एक बड़ी बढ़त मिलती जा रही है 7वें राउंड में भी। पहले हम कंफर्मेशन की बात कर रहे थे, अब ये फिगर 3800 नहीं है, इसको हम करेक्ट कर लेंगे। ये फिगर है 3000 से अधिक, जो हमारे पास सूचना है, एकदम एग्जैक्ट फिगर नहीं है, वो करीब 3200 के आसपास का है, लेकिन ये 3000 से अधिक मतों का है, 3800 मतों का नहीं है। लेकिन 3000 एक साइजेबल बढ़त है। जिस तरह की चीज़ें हैं इनको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस एक अच्छी बढ़त लेती हुई वहां नजर आ रही। शुभांगी, बिल्कुल, और मनोज के पास चलें जी। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, जिस तरह से अभी शरद जी ने भी बताया है कि जो आंकड़ा है वो हमारे पास लगभग अब मिल चुका है, 3000 वोटों से ज्यादा जो आंकड़ा आया है, कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। देखिए पूरा आंकड़ा मैं बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी को 4071 मत मिले हैं और कांग्रेस को 5580। 7वें राउंड की बढ़त को देखें तो ये 1509 की होती है, लेकिन पिछले राउंड की बढ़त को और जोड़ देते हैं तो ये कुल मिलाकर हो जाती है 3295। तो अब ये जैसा शरद जी कह रहे थे कि 3200 से ज्यादा वोटों की बढ़त कांग्रेस ने ले ली है। इसका मतलब यह है कि ये रोचक है, बल्कि कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर के रूप में देखा जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में मैं हूं, यहाँ की तस्वीरें आप देखिए। अमूमन जब हम बीजेपी में होते थे चुनाव के परिणाम में तो एक अलग तस्वीर देखते थे, लेकिन आज थोड़ा सा सूनापन यहाँ नजर आ रहा है। आप देखिए कि पूरा बीजेपी कार्यालय, हालांकि भीतर की तरफ कुछ लोग बैठे हैं, तो पहले ये होता था कि हम दिखाते थे कैसी टेबलें लगी है, क्या होता है, वो अभी भी लगी है, पर अब दिखा नहीं सकते क्योंकि आज उस तरह का प्रवेश नहीं है। तो ये बीजेपी का पूरा कार्यालय है जहां आप देख सकते हैं। मनोज, अभी हम एक विश्लेषण के सिरे को छूने की कोशिश कर रहे थे। ये कितना सत्य के करीब है नहीं है हमें नहीं मालूम, लेकिन ये सीट कांग्रेस की सीट थी 2023 की, और नरोत्तम मिश्रा जी को चुनाव परिदृश्य से हटाने का क्या ये भी एक कारण है? हम इस पे विचार कर रहे थे, मैं आपकी भी प्रतिक्रिया उस पर जानना चाहूँगा। क्या यहाँ ये सर्वे, क्योंकि बीजेपी की अपनी एजेंसी है ऐसा माना जाता है, और वो एजेंसी पूरे देश में फीडबैक लेती है और वो अमूमन अचूक माना जाता है, तो जाहिर है दतिया का फीडबैक नेगेटिव रहा होगा, और क्या हम ये सब अनुमान लगा रहे हैं, और इसी वजह से नरोत्तम जी को हटाया गया परिदृश्य से कि अगर दूसरी बार हारे तो सब हारे,
फिर पॉलिटिकल करियर पर ही सवाल खड़ा हो जाता है कि भाई साहब 2023 भी हार गए और अब आप बाई इलेक्शन भी हार गए, तो चुनौती गहरी है। क्या इस तरह का भी एक सिरा विचारणीय हो सकता है, कंसीडरेशन में आ सकता है? देखिए सरज जी, विचारणीय हो सकता है, लेकिन आपने देखा होगा, मैंने एक खबर की थी, एक रिपोर्ट की थी, जो आपने ही उसको बल्कि उसका वॉइस ओवर भी किया था, तो वो बहुत कुछ बयां कर रहा था और उसमें वो तमाम तरह की चीजें नजर आ रही थी। तो मुझे लगता है कि कई बार जब आप सर्वे कराते हैं तो सर्वे दोनों तरफ से मतलब गड़बड़ भी होते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ कहीं चूक हुई है। चूक इसलिए हुई है क्योंकि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बीते 3 महीने से लगातार मेहनत की थी, लोगों के घर घर पहुंचे थे, और जो आंसू छलके हैं वो सिर्फ मंच पर नहीं छलके, वो लोगों के घरों पर चौखट पर जाकर छलक रहे थे और वो कह रहे थे मुझसे जो गलती हुई माफ कर दीजिए। तो मुझे लगता है उसमें वो बढ़त बनाने में कामयाब रहे थे और फिर उसका काम कर दिया मंच ने। तो जो भी रहा हो वो ठीक है, उन्होंने आकलन कराया होगा या सर्वे कराया होगा, लेकिन मुझे लगता है उसने खेल बिगाड़ दिया। दूसरा ये था कि दामोदर यादव को भी थोड़ा कम आंका गया, दामोदर यादव ने भी बड़ा नुकसान पहुंचाया और मुझे लगता है वो दोनों दलों को नुकसान पहुंचाया। इसलिए देखिए आप नेक टू नेक चलता रहा। अब जब शहरी क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं जिसकी गिनती चल रही है, तो शहरी क्षेत्र में कांग्रेस बढ़त लेगी। वजह यह है कि जो नरोत्तम मिश्रा जी की आप बात कर रहे हैं, वो शहरी क्षेत्र में अच्छा खासा उनका एक वर्चस्व दिखाई दे रहा था और जिनसे भी हम बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि टिकट सही नहीं दिया। तो हमें लगता है यहाँ एक चूक हुई होगी, लेकिन ये जल्दबाजी है क्योंकि बसई वाला पूरा क्षेत्र अभी बाकी है जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। और आप देखिएगा, जितना मैंने उस क्षेत्र को समझा है कि जैसे जैसे आप बसई की तरफ जाएंगे तो एक बार आंकड़ा कुछ चेंज होगा। अब वो कितना होगा, क्या वो उस हद तक हो जाएगा कि 3295 की जो बढ़त है कांग्रेस की वो उसको पूरा कर पाएगा, तो मुझे लगता है वो देखने लायक चीज होगी। लेकिन आपने जो कहा वो तमाम तरह की चीजें अपने जगह थी, पर जमीनी हकीकत ये थी कि नरोत्तम मिश्रा का असर तो था और वो अब वोट जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, मनोज, इससे इनकार नहीं है कि दतिया एक टफ सीट है और बीजेपी के लिए केक वॉक कभी नहीं रही। इसके पहले का भी आप इतिहास देखेंगे तो बहुत दिलचस्प इतिहास है दतिया का। 2023 के पहले 18 में भी मार्जिन जो जीत हार का था वो काफ़ी नज़दीकी मामला था। 2023 का भी मामला जो था वो बहुत स्पष्ट था, वो एक नरोत्तम जी के विरोध का वोट और बीजेपी के विरोध का वोट था। यानी दतिया के बारे में आप ये कह सकते हैं कि दतिया एक ऐसी सीट है जो दोनों सीटों के लिए खुली हुई रहती है और इसीलिए आप ये दावा नहीं कर सकते कि ये परंपरा से किसी राजनीतिक दल की सीट है। पहले कांग्रेस की थी, उसमें सेंध लगाई बीजेपी ने, बड़ी मेहनत की नरोत्तम मिश्रा की अगुवाई में, लेकिन ये सीट निश्चित तौर पर मुझे लगता है अपने आगे के भी भविष्य में बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक पहेली ही बनकर चलती रहेगी। हमारे साथ उमेश पाराशर जुड़ गए हैं, उनसे भी एक बार अपडेट ले लेते हैं। जी उमेश, सीट दो अब तक की बढ़त 3200 से आगे की जी 3296, क्या कहेंगे? जी देखिए बिल्कुल शरद जी, 7वां राउंड पूरा हो चुका है और अब जो है कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए है। अब ये बढ़त है 3295 वोटों की बढ़त हो गई है और जिस तरह से हमने जिक्र किया कि अब जो शहरी क्षेत्र से ईवीएम खुलना शुरू हो गया है और जिस तरह से घनश्याम जी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जब शहर में हम आएंगे तो और अधिक मतों से बढ़त हमें मिलेगी और यही सिलसिला शायद अब लगातार देखने को भी मिल रहा है क्योंकि 6 और 7वें राउंड में जो कांग्रेस अब लगातार बढ़त बनाए हुए है। 8वां राउंड अभी होने वाला है और उस राउंड को भी देखेंगे कि शहर में अभी राउंड चल रहे हैं तो कांग्रेस इसमें क्या आगे बढ़ा पाती है या फिर बीजेपी इसमें जो टक्कर देती है। लेकिन इसमें सर सबसे खास बात निकल कर ये आ रही है कि जिस तरह से ग्रामीण इलाकों में हमने देखा कि दामोदर यादव लगातार जो तीसरी पार्टी की वजह से उभर रहे थे और वो लगातार वोटों का जो फासला है वो बीजेपी और कांग्रेस का कम कर रहे थे, लेकिन इस शहर में जो आते ही जब ईवीएम खुल रही हैं तो उनको वोट कम मिल रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस जो है शहर से अब लगातार बढ़त बनाए हुए है और ये मुख्य कारण भी माना जा रहा है इसका। और जिस तरह से जो है अभी आशुतोष तिवारी जी भी आए थे लेकिन उन्होंने बात नहीं की, लेकिन साफ तौर पर जो है उनका भी जो कहना था कि हम 100% जीतेंगे। अब हालांकि अभी 7 राउंड हुए हैं, 8 और 9 और 10 राउंड में ये पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किसकी बढ़त रहेगी, कौन सा जो है विधायक दतिया ने के लोगों ने चुना है, ये स्पष्ट हो जाएगा 10वें राउंड के बाद। तो कहा जा सकता है थोड़े इंतजार और करना होगा। अभी कलेक्टर भी आए थे, उनसे भी हमने बात की तो उन्होंने कहा कि अब जो है मतदान प्रक्रिया है वो जो ईवीएम खुल रही है उसको तेजी से बढ़ाया जा रहा है और अब जल्दी जो है स्टेप बाय स्टेप कार्यक्रम चलता रहेगा। जी
उमेश, एक छोटा कमेंट आपसे चाहूँगा कि यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें, नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट नहीं दिया गया, जो भी कारण रहा हो, शायद बीजेपी की कमज़ोर स्थिति या एक प्रत्याशी के तौर पर उनका जो भी मूल्यांकन केंद्रीय नेतृत्व ने किया हो, लेकिन आशुतोष तिवारी क्यों दतिया के अपने नहीं हो पा रहे हैं अभी तक के रुझानों में? अभी अंतिम नतीजे तक हम रुकेंगे, लेकिन क्या दतिया ने उनको अपना नहीं माना? क्या दतिया को ये लगा कि ये बाहरी प्रत्याशी हैं? देखिए बिल्कुल शरद जी, बिल्कुल आपका सवाल सही है और ये सवाल शुरू से ही चल रहा था कि लोग इनको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं, चाहे सीएम की बात की जाए, उन्होंने 3 सभाएं की, लगातार लोगों से संपर्क किया और उन्होंने विश्वास जताया कि आशुतोष तिवारी हमारे बीच ही रहेंगे। अगर आशुतोष तिवारी को नहीं जानो लेकिन हमें जानो, जब भी कोई समस्या हुई तो मैं आपके बीच में खड़ा रहूँगा। और ऐसे ही आश्वासन जो तमाम मंत्री और सांसद इस पूरे जो है मुहिम में जुटे रहे, चुनाव कार्यक्रम में जुटे रहे, उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन वो वोटरों को कन्वर्ट नहीं कर पाए। यही वजह है कि शायद अब कांग्रेस आगे चल रही है। जी बिल्कुल ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। तो कहीं ना कहीं आशुतोष तिवारी जी के चयन को लेकर भी एक बात है। मनोज, आप दतिया में काफ़ी रहे, हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनसे एक बार परिचय आपका करा दूं। अजय सिंह यादव जी हैं, युवा नेता और प्रवक्ता, उनका बहुत स्वागत करता हूँ। साथ ही डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल भी हैं जो कांग्रेस से हैं, कांग्रेस की युवा नेता और प्रवक्ता। ये दोनों मेहमान हमारे साथ रहेंगे। और इसके अलावा फील्ड रिपोर्टिंग की अगर मैं बात करूं तो हमारे तीनों साथी, वरिष्ठ साथी मनोज, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट सूरज शर्मा, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट उमेश पाराशर दतिया से लगातार साथ बने रहेंगे और लगातार तमाम अपडेट हम दे रहे हैं। एक क्विक कमेंट अजय जी आपका, अब तक के जो रुझान है, रुकेंगे हम अंतिम रुझान तक और अंतिम नतीजे आने तक, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि चेहरा आपका भी थोड़ा सा डाउन है सर जी। देखिए शरद जी, जिस तरह से मतगणना के शुरुआती रुझान आ रहे हैं वो निश्चित ही हमारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं है। हमारी उम्मीद इससे बेहतर परिणाम की थी, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन अभी भी ये शुरुआती परिणाम है और जो मतों का अंतर है वो भी इतना अधिक नहीं है कि जिसको हम निश्चित परिणाम की जैसा मान सकें। 7 राउंडों की गिनती हुई है, 8 राउंडों की गिनती अभी बची हुई है, आधे से अधिक गिनती बची हुई है। और ऐसे में कुछ ऐसे इलाके हैं जो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ हैं, जैसे मनोज जी ने भी अभी इस बात को पॉइंट आउट किया था कि एक बसई का इलाका है जो हम 2023 में जब चुनाव हारे भी थे उस समय भी उस बसई सेक्टर की पोलिंगों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी लीड मिली थी। तो वहाँ से हमें एक बड़े अंतर से लीड मिलने की उम्मीद है। और साथ ही जो अन्य भी गिनती है उसमें हम पूरी उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस खाई को पाटेगी और फिर से जीत की तरफ बढ़ेगी। और अगर मान लीजिए परिणाम हमारे लिए एडवर्स भी होते हैं तो भी हम जनादेश को स्वीकार करते हैं। हम कांग्रेस जैसा नहीं है कि हम फिर संस्थानों के ऊपर आरोप लगाने लगे या निर्वाचन आयोग या प्रशासन पे। जो भी जनादेश होगा, जनता का जनादेश है, वो स्वीकार्य है। लेकिन अभी तक जितनी गिनती हुई है उसमें हमें उम्मीद है कि परिणाम अभी पलटेगा। देखिए, इसको वो जो कहावत है कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, तो लोकतंत्र में इसको इस रूप में लीजिए कि आंतरिक विश्लेषण आप करें और विपक्ष को चाहिए आरोप। तो वो चलने दीजिए, क्योंकि विपक्ष जब मायूस होगा तो आरोप ही लगाएगा। आप किस पे आरोप लगाएंगे? आप तो ईवीएम पे आरोप लगा नहीं सकते, आप निर्वाचन आयोग को घेरे में ले नहीं सकते। तो आपके लिए आत्मविश्लेषण ही बचता है कि हमसे कहाँ चूक हुई। डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल को लंबे समय बाद में देख रहा हूँ कि जैसे उनकी आंखें कहीं दूर जीत को देखने के लिए बिल्कुल व्यग्र हैं, क्योंकि उसकी सुगंध उन तक पहुँच रही है। शिम्पी जी, कई बार T20 और वनडे की तरह बड़े रोमांचक फिनिश होते हैं, और हम याद कर रहे थे कि 2008 में राजस्थान में केवल 1 मतों से सीपी जोशी हारे थे और दिग्गज बीजेपी के नेता थे, और उस समय कांग्रेस के नेता थे और सीएम के भी कैंडिडेट थे। मैं आऊँगा इस सवाल के साथ। उमेश पाराशर के पास कुछ अपडेट है, जल्दी से उनके पास चलते हैं एक बार। जी उमेश। सर, एक बढ़त ये है कि 5278 वोटों से कांग्रेस आगे हो गई है 8वें राउंड में। सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत महत्वपूर्ण है। उमेश, अपनी बात जल्दी से 5000